मैं तिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस 2025 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। यहाँ पे साइंस एंड टेक लिखा है तो इसको ध्यान मत दीजिएगा, पॉलिटी लिखा होना चाहिए था, ठीक है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने हैं तो 40 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के हैं और 110 पॉलिटी के हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोग 1 से लेकर के लगभग 80 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मेंशन कर दिया गया है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। और किसी भी तरह का कोई कमेंट डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, मैं देख लूँगी आपके डाउट को। मैं कोशिश करूँगी या तो वीडियो के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में ही मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो एक बार आप लोग आंसर करें, फटाफट पहले खुद आंसर करने की कोशिश करें, फिर मैं आंसर करती हूँ। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा राज्य एग्रोवोल्टिक परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो एग्रोवोल्टिक का क्या मतलब है? साधारण शब्दों में समझे कि मानो जैसे खेत है, कोई कृषि भूमि है, तो आप उस कृषि भूमि में कोई ना कोई फसल का उत्पादन कर रहे हो और इसके साथ अगर उसी कृषि भूमि के किनारे किनारे सोलर पैनल लगा दिया जाए, यानी कि आप तो फसल का उत्पादन कर ही रहे हो, साथ में सौर ऊर्जा का भी उत्पादन करें, तो इसी को एग्रीवोल्टिक कहेंगे, ठीक है। या एग्रीवोल्टाइक, कहीं कहीं वोल्टाइक लिखा रहता है, कहीं कहीं वोल्टिक लिखा रहता है, ठीक है। तो किसने एग्रीवोल्टिक परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है भाई? तो उत्तर प्रदेश बना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यूपी स्पेशल के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ई टॉयकथॉन 2025 के चरण 2 की मेजबानी की है? तो किस संगठन ने भाई ई टॉयकथॉन 2025 के चरण 2 की मेजबानी की है? तो किस संगठन ने की है? तो सीडैक ने की है, सीडैक नोएडा ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025 के अनुसार भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बताओ फटाफट कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी की गई थी अभी हाल ही में। तो इस स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने मेरे बच्चे तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है तो पहला और दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया कर्नाटका ने और दूसरा स्थान प्राप्त किया है दिल्ली ने, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटका में पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे दिल्ली है, फिर तीसरे नंबर पे अपना यूपी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को सक्रिय स्टार्टअप की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी की गई। अब देखो, पहले नंबर पे तो कर्नाटका था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पे कर्नाटका था, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे यूपी। अब पूछ रहा है यूपी में ये 4 जिले दिए हुए हैं यूपी के, वाराणसी, बरेली, कानपुर, गाजियाबाद। अब इनको आप स्टार्टअप की संख्या के आधार पर कि किस जिले में कितने स्टार्टअप्स हैं, उस आधार पर इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। और किस क्रम में व्यवस्थित करना है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो एक बार ध्यान से सर्कल करते हुए पढ़ें। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पता चला आपने हमेशा क्वेश्चन ज़्यादातर अवरोही क्रम में पूछ देता है, तो आप लोग क्या करते हैं, वही गलत कर देते हैं। क्वेश्चन आरोही क्रम में देगा और आप अवरोही क्रम में लगा के चले आएंगे, तो वहाँ पे और ऑप्शन भी आपको इस तरह से मिल जाएगा कि हाँ मेरा ऑप्शन है ये करेक्ट है, मैच कर गया, आंसर हो गया। तो गलती हो जाती है कभी कभी, तो ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो, आपको बढ़ते हुए क्रम में ले जाना है। तो हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा पहले स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ पे देखने को मिलेगा भाई? सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। तो हम लोग 4th लिखेंगे
उसके बाद फिर आपका कानपुर आएगा दूसरा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वाराणसी आएगा तो पहला, और लास्ट में बचता है बरेली, ठीक है। तो क्रम क्या बना, 3 1 2 4, ठीक है, 3 1 2 4, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर हम ऐसे बात करें कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स यूपी में किस जिले में है, तो भाई लखनऊ पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर गाजियाबाद, उसके बाद कानपुर। तो ये भी क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ स्टार्टअप्स की संख्या नहीं लिखी, इतना आपको याद नहीं हो पाएगा, बस मेन जो है आप याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स लखनऊ, फिर गाजियाबाद, उसके बाद फिर कानपुर है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप लोग आंसर कर लोगे। देखो यहाँ गाजियाबाद था, कानपुर था, तो आप इस बेसिस पे 3 4 और 2 का क्रम बना था। यहाँ पे लास्ट में देखिए 4 और 2, तो और किसी में 4 और 2 नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता, ठीक है। इस तरह से भी आंसर करने की कोशिश किया करिए। जरूरी नहीं कि आपको सभी का क्रम एग्जैक्ट पता हो, आप सभी का क्रम एकदम लगा लें तभी आप आंसर करें, नहीं। आप पहले देखो, आपको जो सबसे पहले पता है कि हाँ गाजियाबाद पता है, तो पहले गाजियाबाद करा लो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे कानपुर, तो 4 और 2 देखो लास्ट में कौन 4 और 2 हो सकता है, तो मैच करो, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर निकल करके चला आएगा। क्योंकि यहाँ पे आरोही क्रम में पूछा है, तो सबसे ज़्यादा तो भाई गाजियाबाद में, फिर कानपुर में, तो सबसे लास्ट में आपका गाजियाबाद ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर करो। चलो अगला देखो, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टेक्सटाइल मशीन पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी में प्रस्तावित टेक्सटाइल मशीन पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि ये पार्क जो है कानपुर के पास चपरघाटा गांव में विकसित किया जाएगा। दूसरा, यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर लागू की जाएगी। बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे विकसित किया जाएगा, तो कानपुर में विकसित किया जाएगा। कानपुर में एक जगह है चपरघाटा गांव, वहां पर। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा क्या है भाई कि मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और ये PPP मॉडल के आधार पर लागू की जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ये क्या करेगा भाई, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आयातित कपड़ा मशीनरी पर निर्भरता को कम करना और स्थानीय उत्पादन और नवाचार को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, ताकि हम लोग जो है ये जो टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं हम उस पर उसका आयात कम से कम करें, अपने ही देश में अपने ही क्षेत्र में इसका उत्पादन बढ़ाएं, ठीक है, आत्मनिर्भर बने इस क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। चलो अब अगला देखो, उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, तो यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो है मेरे बच्चे ग्रेटर नोएडा में विकसित किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, वृंदावन में किया गया था। तो गलत कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि काठमांडू या इधर उधर आसपास के जिलों, बहुत लोग दिमाग लगाते हैं कि भाई भारत नेपाल साहित्य महोत्सव है तो क्या पता या तो राजधानी में हो या तो फिर काठमांडू में हो। तो लोग यहाँ पे अगर लखनऊ दे देता है तो बहुत लोग लखनऊ टिक कर देते हैं, काठमांडू दे देता है तो काठमांडू। तो यहाँ पे ध्यान रखना वृंदावन में किया गया था आयोजन, ठीक है, कहाँ पे, वृंदावन में। चलो नेक्स्ट देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन भी देख लो, फिर आंसर करने की कोशिश करो। तो मेरे बच्चे विश्व वन्य जीव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नहीं पूछा है एग्जैक्टली, तो आपको दूसरे तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसमें से कुछ दिवस दे देगा, पूछ देगा कि बताना है कि कौन सा करेक्ट सही सुमेलित है या नहीं है, या फिर और दिवस के साथ मिक्स कर करके पूछ देगा। तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका क्रम क्या बन जाएगा, 1 2 3 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन है। एक बार फिर से रिपीट कर लो, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो, भारत का पहला क्रियाशील
वन्य जीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला क्रियाशील वन्य जीव बायो बैंक स्थापित किया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला देखो, 67th ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम का ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? तो त्रिवेणी के लिए, ये त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम का ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? तो मेरे बच्चे चंद्रिका टंडन ने जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, वर्ष 2025 में आयोजित रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का विषय क्या था? अभी 2025 में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था मेरे बच्चे? तो दिल्ली में आयोजित किया गया था, दिल्ली में। ये 10वां संस्करण था। इसके विषय क्या था? इसका विषय था कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट, यानी कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। ठीक है, तो इसका थीम हमेशा पूछ देता है अक्सर एग्जाम में, तो ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला देखो, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और जल प्रबंधन में योगदान हेतु 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसने जीता? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे प्रदान किया गया? बताओ, ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया किस लिए जाता है? तो बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और जल प्रबंधन में योगदान देने वाले व्यक्ति को स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया जाता है। इस वाटर प्राइज को जो है जल क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। फिर से ध्यान से सुनना, स्टॉकहोम वाटर प्राइज को जल क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्यों दिया जाता है? किसको दिया जाता है? जो बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण या जहाँ पे बाढ़ आया रहता है या जल प्रबंधन में जो व्यक्ति अपना योगदान देता है, तो उसी को ये प्राइज दिया जाता है। इसको नोबेल प्राइज कहा जाता है जल क्षेत्र के लिए। बस इतना ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको किसको दिया गया है, इस पुरस्कार को? तो गुंटर ब्लॉशर को दिया गया। ठीक है, किसको? गुंटर ब्लॉशर को दिया गया। देखो वाटर है, वाटर में भाई इंसान जल में जाता है तो उसको कैसा घुटन होने लगती है ना, सांस नहीं ले पाता, उसको घुटन होने लगती है। तो गुंटर ऐसे करके याद रखना, वाटर से गुंटर, वाटर से गुंटर, टर इसमें भी है, टर इसमें भी है। तो एग्जाम में आएगा तो थोड़ा बहुत तो आप लोग आइडिया लगा के आंसर कर लोगे, तो रटना नहीं पड़ेगा। टर, वाटर, गुंटर, ऐसे भी याद कर लो। वाटर में भाई जल में किस घुटन होने लगती है, इंसान सांस नहीं लेता, घुट के मर जाता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से इसको याद कर लेना। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय, अभी पहली बार किसी भारतीय को ये पुरस्कार दिया गया है। तो पहला भारतीय कौन हुआ भाई, बताओ? तो जय श्री वेंकटेशन को। ठीक है, वेटलैंड वाइज यूज पुरस्कार जो है जय श्री वेंकटेशन को दिया गया। अब देखो वेटलैंड वेंकटेशन थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है ना, ऐसे याद कर लो। जब भी कोई चीज सामने आए तो उसको याद कैसे करना है, पहले देखो क्या कुछ वर्ड मैच कर रहा है। तो देखो वेटलैंड से वेंकटेशन, वेटलैंड वेंकटेशन, ऐसे करके याद करो। पक्का बता रहे हैं, आप लोग नहीं भूलोगे, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब भी आप ये क्वेश्चन देखोगे और ऑप्शन पर नजर पड़ेगी आपको, तुरंत आप लोग आंसर कर ले जाओगे। चलो एक बार फिर से देखो, करो इसका आंसर क्या होगा, वेटलैंड वाइज यूज। अब देखो वेटलैंड हमने जैसे बताया था कि मैम मैच कर रहा था वेटलैंड से वेंकटेशन, तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर कर दोगे। ठीक है, चलो अगला देखो, हाल ही में इथियोपिया के किस ज्वालामुखी से विशाल मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाउस गैस के दुर्लभ बर्फ के रूप में वर्णित किया है? तो बताओ इथियोपिया के किस ज्वालामुखी में बहुत भयानक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण? बताओ किस ज्वालामुखी में, कौन सी ज्वालामुखी थी वो? तो उस ज्वालामुखी का नाम है माउंट फेंटेल। ठीक है, तो माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ है? इथियोपिया में है। माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ है? इथियोपिया में। ऐसे याद करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी तो ऐसे पूछ रहा है क्योंकि न्यूज में है, कुछ टाइम बाद अगर पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि कौन सा, मान लो माउंट फेंटेन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इथियोपिया। ठीक है, चलो
टाटा पावर द्वारा शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा साक्षरता पहल का नाम क्या है? अभी हाल ही में टाटा पावर द्वारा भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा साक्षरता पहल का शुभारंभ किया गया, शुरू किया गया। तो इस पहल का नाम क्या है? ठीक है, इस पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है क्लब एनर्जी इको क्रू। तो इसी क्लब एनर्जी इको क्रू को शुरू किया गया है टाटा पावर द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए कितने एकड़ भूमि निर्धारित की है? तो यूपी में अभी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कितने एकड़ भूमि निर्धारित की है बताओ? तो 70,000 एकड़ भूमि इसके लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कौन सा देश बाल लैंगिक शोषण तस्वीरें उत्पन्न करने हेतु AI टूल्स का उपयोग किए जाने को दंडित अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है? बताओ ये पहला देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम ने जो है यूनाइटेड किंगडम बाल लैंगिक शोषण तस्वीरें उत्पन्न करने हेतु AI टूल्स का उपयोग, ठीक है, AI टूल का उपयोग करके बाल लैंगिक शोषण तस्वीरें जो है बनाई जा रही हैं AI टूल्स का प्रयोग करके। तो इसको यूनाइटेड किंगडम ने भाई दंडित अपराध घोषित कर दिया कि जो भी ऐसा करेगा उस भाई वो अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको सजा मिलेगी। और ऐसा प्रावधान भारत में भी होना चाहिए। मैं कहती हूँ भारत क्या, हर देश में होना चाहिए। ऐसे लोग अन्य देशों में भी जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। हाँ, तो यूनाइटेड किंगडम ने किया, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, है ना? अपने भारत में भी सख्त कानून हो तभी अच्छा है। जितना ज़्यादा सख्त हो कानून उतना ही देश में समाज शांति व्यवस्था बनी रहेगी, अपराध कम होंगे। अगला देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। वर्ष 2024 में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसने जीता? तो 2024 में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जो है जसप्रीत बुमराह ने जीता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह ने जीता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी, इसको भी देखो ध्यान से, इसको कैसे याद करना है। सोबर्स बुमराह, ब ऐसे करके मैच हो, जसप्रीत सोबर्स, कैसे भी करके आप लोग बस याद करो। ठीक है, जैसे आपको सुटेबल हो। माइक्रोसॉफ्ट के मेजराना 1 क्वांटम चिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित होने वाली पहली क्वांटम चिप है। दूसरा, चिप पदार्थ की क्लासिकल सुपर कंडक्टिंग अवस्था को प्राप्त करने के लिए टोपो कंडक्टर का उपयोग करती है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, बताओ एक बार। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट के मेजराना क्वांटम 1 चिप है, इसको ये बनाया किससे जाएगा? तो इंडियन आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम को मिक्स करके बनाया जाएगा, उसके संयुक्त से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखो, तो ये टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित होने वाली पहली क्वांटम चिप है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि चिप पदार्थ की क्लासिकल सुपर कंडक्टिंग अवस्था, क्लासिकल सुपर कंडक्टिंग अवस्था नहीं बल्कि टोपोलॉजिकल अवस्था को प्राप्त करने के लिए टोपो कंडक्टर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लासिकल सुपर कंडक्टिंग अवस्था नहीं बल्कि टोपोलॉजिकल अवस्था होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया? बताओ। सभी क्वेश्चन जितने करंट अफेयर के हैं सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है दृष्टि वालों ने। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मे भी इसमें से ही एक दो पूछ दे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया? तो चयन किया गया क्रिस्टी कोवेंट्री का। ये जिम्बाब्वे की है, जिम्बाब्वे की इस महिला को, क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, अफ्रीकी देशों के साथ भारत की वृहद स्तर पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? भारत और अफ्रीका के बीच एक समुद्री बहुपक्षीय अभ्यास होता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है बताओ? तो इसका नाम है AIKEYME। अब देखो, ए से याद ध्यान रखना, अफ्रीका, ए से अफ्रीका, आई से इंडिया, के से की, ये के की पूरा ही लिखा है। ए से हो गया अफ्रीका, आई से हो गया इंडिया,
यहाँ पे की ऑलरेडी लिखा हुआ है तो की, फिर यहाँ पे मैरीटाइम एंड मैरीटाइम एंगेजमेंट, ठीक है। चलो अब मैं फिर से पढ़ के बोलती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ए से हो गया अफ्रीका, आई से हो गया इंडिया, की ऑलरेडी लिखा हुआ है तो अफ्रीका, इंडिया, की, एम से मैरीटाइम, ई से एंगेजमेंट। तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और किसी ऑप्शन में देखो, और किसी ऑप्शन में आपको अफ्रीका और इंडिया नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडो करके है, ठीक है, इंडोफ्राइमेक्स, एफ्रिन एफ्रिन डेसा करके सोचो यहाँ पे। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, ए से अफ्रीका, आई से इंडिया, की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ओके चलो, भारत के किस बिजनेस स्कूल ने हाल ही में कैंपस उपयोग के लिए ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा बीम कॉइन पेश की है? बीम कॉइन किसने पेश की है? भारत के किस बिजनेस स्कूल ने हाल ही में कैंपस उपयोग के लिए ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा बीम कॉइन पेश की है? मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रही क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बताओ, बीम कॉइन तो किसने भाई पेश की है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। बिरला से बी याद हो गया ना, बिरला से बी, अब यहाँ पे भी बी, बीम कॉन, ठीक है। ठीक है, तो नाम से आप लोग देखो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, तो BIM ऐसा ही हो गया और कॉइन हो गया। तो क्या ही याद करना भाई, रटना ही क्या, इसमें बस देखो बीम कॉइन से ही समझ जाओगे, नाम से ही बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, तो बिरला, आई से इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट, ठीक है। चलो अगला देखो, भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर कहाँ स्थापित किया गया? बताओ, भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर कहाँ स्थापित किया गया? बताओ। तो एम्स दिल्ली में स्थापित किया, भाई दिल्ली में पहले ही स्थापित किया जाएगा। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये तो सही है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये भी सही है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन विश्व कैंसर दिवस 10 फरवरी को नहीं मनाया जाता, तो ये कितने तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2025 में एक समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? बताओ। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश द्वारा 2025 में एक समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य बना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, कोलिएशन ऑफ सिटीज फॉर सर्कुलेटरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये कोलिएशन ऑफ सिटीज फॉर सर्कुलेटरी, यानी इसको C3 भी कहते हैं शॉर्ट में, तो लेकिन आपको फुल याद करना है, कोलिएशन ऑफ सिटीज फॉर सर्कुलेटरी, ठीक है, फुल याद करना है। इसको शॉर्ट में C3 कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सतत शहरी विकास के लिए शहरी स्तरीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला देखो, सीप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयुध आपूर्तिकर्ता बन गया है? बता। सीप्री द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, कि किसके पास कितना हथियार है, कौन कितना आपूर्ति करता है, किस देश को ज़्यादा, कौन सा देश आयात ज़्यादा करता है, कौन सा देश निर्यात ज़्यादा करता है, इससे संबंधित रिपोर्ट जो है सीप्री द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। हथियार आपूर्ति करता देश कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो हथियार की आपूर्ति सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? रसिया करता है, ठीक है। रूस पहले नंबर पे है, उसके बाद फ्रांस है, रसिया के बाद रसिया के बाद फ्रांस आता है, उसके बाद इजराइल आता है, ठीक है। हथियार आपूर्ति करता देश पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे इजराइल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? दूसरा। अब जब भी आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ें, टॉप 3 रैंक के देशों को पढ़े, याद करें, जितने भी टॉप 3 कोई भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो टॉप 3 को रट ले, और लास्ट का 1 रटो, स्टार्टिंग का 3 रटो, अब भारत का क्या रैंक है वो रटो,
ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? दूसरा। अब ये हमेशा की तरह पहला नहीं पूछेगा, दूसरा पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है। और भारत के संदर्भ में है तो स्पेशली भारत के संदर्भ में पूछ देगा कि भारत को कौन सा रैंक मिला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, एक संयुक्त राज्य देखो अब यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है। एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग कैसा है? एक संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है? बताओ, एक संवैधानिक निकाय है या एक सांविधिक निकाय है? तो दोस्तों एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलो अगला देखो, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उनके, इसका क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ मैं आपसे पूछूं। बताओ, 112वां वाला क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो अगला देखो, निर्वाचन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनाव आयोजित करने का अधिकार है। दूसरा कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श के बिना की जाती है। अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, बताओ, आंसर करो। तो दोस्तों अगर हम निर्वाचन पद्धति के संबंध में बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनाव आयोजित करने का अधिकार है, तो बिल्कुल हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है ये लोकसभा चुनाव आयोजित कराता है और विधानसभा चुनाव आयोजित कराता है। अब अगर हम पूछें आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन आयोजित कराता है, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है आपका, लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा इलेक्शन कमीशन के परामर्श के बिना की जाती है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? तो देखो दोस्तों, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन कौन सी भाषा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। सिंधी को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया था। सिंधी को शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में। ठीक है, 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, किस संवैधानिक संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो किस संवैधानिक संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। अगला देखो, भारत सरकार नियम 1961 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मामलों के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? तो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है आपका गृह मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है कि यह मतदाता सूची तैयार करता है और आवधिक रूप से उसमें संशोधन करता है तथा सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करता है। दूसरा कह रहा है कि यह संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण करता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्यों के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? भारत का निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर इसमें संशोधन करता रहता है और जितने भी सभी मतदाता हैं, जो पात्र मतदाता हैं, उनका पंजीकरण करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और संसद द्वारा जो परिसीमन आयोग अधिनियम, संसद के जो परिसीमन आयोग अधिनियम है, इसी परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर ये निर्वाचन क्षेत्रों का प्रादेशिक क्षेत्र का निर्धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है? तो दोस्तों संघ, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछा है। कौन
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है। तो कौन हटाएगा भाई? राष्ट्रपति हटाएगा ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, पहला जो कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कि स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। तो पहला गलत हो गया। बल्कि हटाएगा कौन? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन नियुक्त करने का काम राज्यपाल करता है। हमेशा ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, हाँ, अगर कोई त्याग पत्र देना चाहता है तो भाई अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है राज्यपाल को संबोधित करके। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ध्यान से पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 71वां संविधान संशोधन दिया है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया है, 61वां दिया है, 69वां दिया है। अब बताओ, आंसर करो फटाफट, लापरवाही नहीं करनी है, आंसर करो। इसका क्वेश्चन का आंसर करो। बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए। चलो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकना। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारत का वित्त आयोग गठित किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसकी गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं दी गई है? किसकी गारंटी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं दी गई है? तो बताओ, स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। अब इसमें से बताना है कि कौन सी अधिकार नहीं दी गई। तो संपत्ति के धारण और अर्जन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान का भाग और विषय दिया हुआ है। संविधान का चौथा भाग दिया है, 5वां दिया है, 9B दिया है और 11B। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। संविधान की अनुसूची आपको याद होना चाहिए कि किस अनुसूची में कौन सा विषय है, किस भाग में संविधान के किस तरह का विषय शामिल है। ठीक है, और जब आर्टिकल याद करें तो आप हमेशा 1 से लेकर के कम से कम आपको 50 तक आर्टिकल याद होने चाहिए। उसके बाद फिर राष्ट्रपति से रिलेटेड जो मेन आर्टिकल है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है, पद ग्रहण करता है, या वीटो पावर्स के किस आर्टिकल में है, या क्षमादान की शक्तियाँ किस आर्टिकल के तहत है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर जब आप आर्टिकल आपको 75 याद होना चाहिए, 74 याद होना चाहिए। उसके बाद आपका जो राज्य विधानसभा आ जाती है, तो राज्य विधानसभा से रिलेटेड राज्य विधानसभा का गठन, विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, आपको ये सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए। आर्टिकल, सारे आर्टिकल तो नहीं रटना है, लेकिन मेन आर्टिकल आपको रटना है। ठीक है, चलो भारत के संविधान की बात। संविधान के भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान है, तो पहला तो आपका सही है। 5 में संघ से संबंधित प्रावधान है और 9B में इसमें दिया है। चलो अभी पहले हम इसको बात करते हैं। 11वां में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है,
संविधान के भाग 11 में। तो करेक्ट कौन सा नहीं हुआ? ऑप्शन सी आपका करेक्ट नहीं है। 9B में जो है मेरे बच्चे, 9B में क्या है? सहकारी संघवाद से संबंधित है। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो सी सही सुमेलित नहीं है। अगला देखो, भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, यह स्थानीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय मामलों के प्रबंधन को संदर्भित करता है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह भारतीय प्रशासनिक ढांचे में सरकार के द्वितीय स्तर के रूप में कार्य करता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका करेक्ट नहीं है। चलो बताओ। तो दोस्तों पहला कह रहा है कि यह स्थानीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय मामलों के, स्थानीय मामले मतलब वही गांव की मामला हो गया, ग्राम पंचायत का मामला हो गया, फिर अगर शहर में तो नगर निगम नगर पालिका से रिलेटेड, वार्ड में किस तरह की समस्या है, इन सभी मामलों की समस्या यानी स्थानीय मामलों के प्रबंधन को संदर्भित करता है स्थानीय स्वशासन। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, दूसरा देखो, तो ये कह रहा है कि ये भारतीय प्रशासनिक ढांचे में सरकार के दूसरे स्तर के रूप में कार्य करता है। दूसरे स्तर नहीं बल्कि तीसरे स्तर पे कार्य करता है। पहले स्तर पे अपना संघ आ जाता है, दूसरे नंबर पे राज्य आ जाता है, ये तीसरे नंबर पे पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन आता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन ये सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, शहर में अलग हो गया, गांव में अलग हो गया, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, शहर में अपने लोग को शहर में क्या होगा? शहर में नगर पालिका, नगर निगम, लेकिन गांव में ग्राम पंचायत हो गया। तो यहाँ पे ये शहर और गांव में ये स्थानीय स्वशासन काम करते हैं स्थानीय रूप से। तो यहाँ पे दूसरा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखो, भारत में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 29 में क्या दिया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। चलो अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ओके, बताओ भाई कौन सा आपका सही उत्तर है। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये जो है धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा भी आपका स्टेटमेंट सही है कि अनुच्छेद 30 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा यानी कि अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब मुझे ये बताओ कि क्या अल्पसंख्यक शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है? बताना मुझे इसका कमेंट में इसका आंसर। लोकसभा, अगला देखो, लोकसभा और लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लोकपाल और लोकायुक्त शब्द की अवधारणा एल.एम. सिंघवी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दूसरा कह रहा है लोकपाल और लोकायुक्त बिना किसी संवैधानिक दर्जे के सांविधिक निकाय है। ओके, तो बताओ अब इसका आंसर क्या है? ये एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लोकायुक्त और लोकायुक्त शब्द की लोकपाल और लोकायुक्त शब्द की अवधारणा जो है एल.एम. सिंघवी द्वारा प्रस्तुत की गई थी और ये बिना किसी संवैधानिक दर्जे के एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या है? एक सांविधिक निकाय है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान है? संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 87 और आर्टिकल 108 में। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित है अनुच्छेद 87 और अनुच्छेद 108। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगला देखो, उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन आपका 8 मार्च 1952 को किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि मूल रूप से CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के
एक सांविधिक निकाय था। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटा सकता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, बताओ। तो आपको यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक संवैधानिक निकाय है, तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये मूल रूप से, यहाँ पे ध्यान देना, मूल रूप से क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, जब मूल रूप से दे दे तो बहुत ज़्यादा ध्यान से विचार करना कि क्या मूल रूप से ये पहले से था या क्या ऐसा। ठीक है, उस अगर लगे कि नहीं है तो स्टेटमेंट को गलत मान लो। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग हमेशा से ध्यान रखना कि ये मूल रूप से ना तो कोई एक संवैधानिक निकाय थी, ना ही एक सांविधिक, ना तो इसका संविधान में कोई प्रावधान था पहले से, और ना ही एक संवैधानिक निकाय थी। ठीक है, यानी कि इसको संसद द्वारा अधिनियम पारित करके इस आयोग को नहीं लाया गया था। ठीक, तो मूल रूप से ऐसा नहीं था। बाद में जो है 1964 में अधिनियम पारित करके इसको एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया, 1964 में संस्थानन समिति की सिफारिशों के आधार पर। लेकिन स्टार्टिंग में जब इसे लाया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए, तो इसे केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। तब ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई सांविधिक निकाय नहीं था। ठीक है, बस एक संस्था के रूप में कार्य करती थी। बाद में इसको जो है सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया था। मूल रूप से ये सांविधिक निकाय का दर्जा नहीं है। बहुत लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में एक सांविधिक निकाय है ये, लेकिन पहले ये एक सांविधिक निकाय नहीं था। पहले इस आयोग की गठन ऐसे ही कर दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से। ठीक है, लेकिन बाद में फिर जो है इसको सोचा गया कि भाई इसको भी एक सांविधिक निकाय का दर्जा दे दिया जाए, जिससे कि ये अपने कार्यों को और अच्छे से कर सके। ठीक है, इसको एक कहते हैं कि एक संस्था के रूप में गठित कर दिया जाए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये मूल रूप से एक सांविधिक निकाय नहीं था। ना तो ये मूल रूप से सांविधिक निकाय है, ना ही संवैधानिक निकाय है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। और संस्थानन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन हुआ था 1964 ईस्वी में। चलो दूसरा देखो, तो भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयोग को हटा सकता है। तो हाँ, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, हटा सकता है राष्ट्रपति इसको। तो दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संदर्भ में कि ओसीआई कार्ड मतदान और सार्वजनिक पद धारण करने जैसे राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, ये भारत में आगमन हेतु एक बहुप्रवेश बहुउद्देशीय आवेदन वीजा प्रदान करता है। चलो, तो पहला जो कह रहा है ओसीआई कार्ड धारकों को कि ये जो ओसीआई कार्ड है ये भारत में मतदान करने का अधिकार देता है और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार देता है। तो ऐसा नहीं है, जो ओसीआई लोग होते हैं, मतलब ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओसीआई कार्ड धारक होते हैं, ये भारत में ना तो मतदान कर सकते हैं और ना ही किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इनको इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये तो इसमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि इनको इस तरह का अधिकार है, लेकिन रियल में इनको ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है कि भारत में आके मतदान दे दे। हम लोग तो भारतीय नागरिक हैं, ये अधिकार हमें होना चाहिए, सिर्फ किसी और को क्यों हो, ओसीआई कार्ड धारकों को क्यों हो, तो उनको नहीं है। ठीक है, ये ना तो ये मतदान कर सकते हैं और ना ही कोई सार्वजनिक पद धारण कर सकते हैं, कि ना ही कोई मंत्री बन सकता है, ना ही कोई नेता बन सकता है, और ना ही कोई भी हमारे जो भी पोस्ट है, टीचर, नौकरी, कुछ भी, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ पे ये कोई सार्वजनिक पद नहीं धारण कर सकते। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि भारत में आगमन हेतु एक बहुप्रवेश बहुउद्देशीय आवेदन वीजा प्रदान करता है। तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, मुख्यमंत्री के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, पहला कह रहा है कि वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरा कह रहा है कि वह 1 वर्ष के लिए क्रमावर्तन द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तीसरा कह रहा है कि वो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। चौथा कह रहा है कि वो नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य होता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जी की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, और ये
मतलब एक एक साल के अंतराल पे ऐसा होता है कि जो क्षेत्रीय परिषद होता है, क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। हर राज्य का जो सीएम होगा वो क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अल्टरनेट डेज के हैं, अल्टरनेट ईयर पर, एक एक साल पे होता है। तो अल्टरनेट एक एक साल पे, हम तो हर एक साल पर क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में एक किसी राज्य का जो सीएम होगा वो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है। अध्यक्ष के रूप में आपको पता होगा गृह मंत्री कार्य करता है। और तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल तीसरा भी सही है। और नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य होता है, तो चौथा भी सही है। तो इन सभी का सदस्य होता है, मेंबर होता है मुख्यमंत्री। चलो अगला देखो, भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित किया गया है। अब बताना है कि इसका कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे कि अगर मान लो किसी भी क्षेत्र में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जो नॉर्मल प्रशासन द्वारा उसे हैंडल नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में ये सारी शक्तियां जो है सैन्य प्रशासन को दे दी जाती हैं। और सैन्य प्रशासन यहाँ पर जो है, सैन्य शक्तियाँ यहाँ पे क्या करेंगी भाई, अपना नियम कानून लगाएंगी, अपने हिसाब से काम करेंगी, अपना प्रशासन स्थापित करेंगी। और अगर फंडामेंटल पर, यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल राइट्स पर भी प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं मार्शल लॉ के लागू होने पर प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है। सारी शक्तियाँ जो है सैन्य शक्तियों को दे दी जाती हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं कि मार्शल लॉ को अनुच्छेद 34 में परिभाषित किया गया है स्पष्ट रूप से, तो ये गलत है। हमेशा ध्यान रखना, मार्शल लॉ को आर्टिकल 34 में परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। एग्जाम में भी आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर करना है। ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट दे कि इस शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है, तो वहाँ पे थोड़ा ठहरिएगा और ध्यान से सोचिएगा कि क्या हमने ऐसा पढ़ा था क्या एग्जाम में। और इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज करो और प्रैक्टिस सेट लगाओ, PYQs लगाओ, तभी आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में। वरना फिर आप गलती करोगे, पहली बार एग्जाम में जा करके सोचोगे कि हाँ बस हमने इतना पढ़ लिया है कि एग्जाम में जा करके बस डायरेक्ट करेक्ट आंसर करके चले आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने पढ़ने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है। और बाकी जो टफ क्वेश्चन रहता है तो उसकी बात ही छोड़ो। तो जब आप लोग नहीं पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, PYQs नहीं लगाओगे और डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे, तो एग्जाम में डायरेक्ट जाने से तो आता हुआ क्वेश्चन तो गलत होता ही, जो नहीं आएगा वो तो कहाँ से ही कर पाओगे, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों की बात करें तो पहला कह रहा है कि पूर्ण वीटो। ठीक है। पूर्ण वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं इंग्लिश में, एब्सोल्यूट वाला ध्यान रखेंगे शब्द तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में कभी कभी कुछ भी शब्द दे देता है हिंदी में, तो धोखा हो जाता है हिंदी मीडियम वालों के साथ। तो इंग्लिश शब्द याद रखना, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है। तो इस पूर्ण वीटो के तहत राष्ट्रपति एक विधेयक पर सहमति रोक देता है और विधेयक समाप्त हो जाता है, यह अधिनियम नहीं बन पाता। ठीक है। दूसरा कह रहा है निलंबन वीटो। ठीक है। निलंबन वीटो, जिसे हम लोग सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। निलंबन वीटो के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज देता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति को वीटो पावर है। ठीक है। वीटो शक्तियाँ ये किसी भी विधेयक को अपने पास रोक सकता है, धन विधेयक को छोड़ करके। तो वीटो पावर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार, ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर है, ये कमेंट में बताना हमें। चलो अब आप अपने लोग आते हैं स्टेटमेंट पे। तो देखो, वीटो पावर के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया तो राष्ट्रपति ने क्या किया भाई कि उस पर अपनी कोई सहमति ही नहीं दी। ठीक है।
कोई विधेयक आया उसको सिग्नेचर करना है, जब तक वो साइन नहीं करेगा, जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेगा, सहमति नहीं होगी उसकी, तब तक कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने भाई उसके बाद राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक आया तो राष्ट्रपति ने अपनी कोई सहमति ही नहीं दी, अपनी सहमति रोक कर रखी है। तो ऐसे में जब तक वो लंबे समय तक सहमति रोकी रहेगी तो इसी वो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कि पूर्ण वीटो। ठीक है, और ये विधेयक जब समाप्त हो जाएगा तो अधिनियम नहीं बन पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है निलंबन वीटो। तो देखो, निलंबन से निलंबित समझना कि निलंबित हो जाता है। यहाँ पे राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है निलंबित हो जाता है। कैसे? देखो, राष्ट्रपति के पास आया कोई विधेयक, ठीक है, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया, ठीक है, अब विधेयक को राष्ट्रपति ने क्या किया भाई, फिर से सदन में वापस भेज दिया कि भाई तुम लोग एक बार विचार कर लो, इस विधेयक को प्रस्तुत करना है नहीं करना है, या फिर जो भी इसमें गड़बड़ी है या कुछ है संशोधन करना है तो कर लो। तो राष्ट्रपति ने भेज दिया सदन में। ठीक है, सदन ने जो है बिना संशोधन के या संशोधन के साथ फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा। तो अब यहाँ पे राष्ट्रपति जो है बाध्य है, यानी कि मजबूर है, उसको अब इस विधेयक को अधिनियम बनाना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि उस विधेयक को अपने पास ही रखे रह जाए लंबे समय तक, वो समाप्त हो जाएगा फिर अधिनियम नहीं बन पाएगा। तो इस तरह का अब यहाँ पे कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा भाई कि राष्ट्रपति को अब विधेयक पर, क्योंकि दोबारा वापस लौट करके आया है सदन से, तो अब इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति का जो वीटो पावर था वो निलंबित हो गया। इसलिए इसको ऐसे ध्यान रखना, निलंबन वीटो, यानी कि फिर से ये जब पुनर्विचार के बाद वापस राष्ट्रपति के पास आता है कोई विधेयक तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है। राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य होता है, उसकी जो ये वीटो पावर होती है निलंबित हो जाती है। ऐसे करके याद करना तो ध्यान रहेगा। तो निलंबित वीटो, दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान पहली बार किस अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था? तो प्रांतीय विधानसभाओं में पिछली जनजातियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान पहली बार किस अनुच्छेद में किया गया था? बताओ फटाफट। तो किस अनुच्छेद में किया गया था मेरे दोस्तों? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वह सार्वजनिक कोष का संरक्षक माना जाता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। दूसरा कह रहा है कि वह 5 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है, बताओ। तो देखो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट तो सही है कि सार्वजनिक कोष का संरक्षक माना जाता है और पूरी जो वित्तीय प्रणाली है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसकी हम कार्यकाल की बात करें तो ये जो है 6 वर्ष के, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और अगर आयु की बात करें तो मैक्सिमम जो है 65 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति इस पद को धारण कर सकता है, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक। अगर वो मान लो 63 वर्ष का है और इस पद को धारण करता है तो वो केवल 63, 64, 65 यानी 2-3 साल के लिए ही पद पर बना रहेगा। उसकी अगर एज 65 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है तो उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो, भारत में वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति राष्ट्रपति वेतन में कटौती का निर्देश दे सकते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भी शामिल है। दूसरा है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को जारी किए जाने की तिथि से 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। बताना है कि कौन सा कथन आपका करेक्ट है, बताओ कौन सा करेक्ट है। चलो अब देखो, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, ठीक है। राष्ट्रपति उद्घोषणा के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखना। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जब यहाँ पे वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल के लिए आर्टिकल 360 में प्रावधान है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपातकाल ध्यान दिया, 352 नहीं 360 वित्तीय आपातकाल है। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो 352, राष्ट्रपति शासन होता है तो 356 और वित्तीय आपातकाल होता है तो 360, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है निर्देश दे सकता है वेतन में कटौती करने के लिए।
अब वेतन में कटौती भाई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, इनके वेतन भी इसमें शामिल है, इनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा को जारी किए जाने की तिथि से 6 माह के भीतर तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। 6 माह नहीं, 2 माह के भीतर, ठीक है, 2 माह के भीतर। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, ये मामला दिया हुआ है, किस वर्ष में ये मामला हुआ था ये दिया है। गोलक बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, शंकरी प्रसाद देव बनाम भारत संघ 1952। बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं था। तो शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ मामला जो है 1952 में नहीं बल्कि 1951 में हुआ था। ये मामला 1951 में आया था, शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ। तो डी जो है सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निरसित कर दिया गया। तो आपको पता होगा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया था, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक है और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बताओ कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, नीति आयोग की बात करें, इसका गठन कब हुआ था, कमेंट में बताना। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका गठन कब हुआ था बताओ। तो अगर हम इसकी बात करें तो यह अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक हो। यह सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है, राज्यों को आपस में मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे पहला सही है। दूसरा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो नहीं, इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री करते हैं, पीएम करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखो, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालखीवाला ने कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बताना है कि कौन सा, अगला क्वेश्चन देखो, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट नहीं है, सॉरी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 60 देखो, इसमें कहा है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित है। तो नहीं, राष्ट्रपति की पदावधि से नहीं बल्कि शपथ से संबंधित है। मैंने बोला है कि ये सभी जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको याद रखना जरूरी है। राष्ट्रपति से रिलेटेड, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत पद ग्रहण कर रहा है, उसका निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत होता है, या फिर उसकी अर्हताएं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, उसकी क्षमतान से शक्तियाँ, वीटो पावर की शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत उसको ये शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डी सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को जो है, जो कि पहले राज्य सूची में था, बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये कौन कौन से विषय थे जिनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में धकेल दिया गया, भाई अब तुम समवर्ती सूची में जाओ, जिसमें राज्य भी काम कर सके उन विषयों पर और केंद्र भी काम कर सके। तो बताओ कौन कौन से ऐसे विषय थे। तो शिक्षा था, वन था, न्याय प्रशासन था, इसके साथ और याद रखना बाट एवं माप, ठीक है, बाट एवं माप, इसके अलावा वन्य जीव से संबंधित प्रावधान, ये सभी जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिफ्ट कर दिए गए थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, अनुसूची दिया है, विषय दिया है, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। तो यहाँ पे देखो, 9वीं अनुसूची आपका करेक्ट नहीं है। इसमें दिया है 9वीं अनुसूची में कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। आपको पता होगा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण जो है 5वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान है।
5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बी करेक्ट नहीं है, यहाँ पे बी करेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, अनुच्छेद और प्रावधान दिया है। अनुच्छेद 168, 169, 170, 172 दी हुई है। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलो ध्यान से सोचो और किया बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है। तो जो सी है बच्चे, अनुच्छेद 170 इसमें दिया है विधान परिषदों की संरचना। विधान परिषदों की नहीं बल्कि विधान सभा से संबंधित, विधानसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 170 में देखने को मिलेगा। विधान परिषदों की नहीं तो विधानसभा की। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने बोला है ना कि विधानसभा विधानमंडल से संबंधित, विधान परिषद से संबंधित प्रावधान जो है यहाँ पे आंसर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इधर आर्टिकल आप लोग याद कर लेना है, 168, 169, 170, 171, 172। ठीक है, इसको याद कर लेना। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, किस मामले में माना है सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। तो एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में माना गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। ओके, बताओ कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, किसी भी सदन का मेंबर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि वो राज्यसभा का मेंबर है या लोकसभा के मेंबर हैं। हाँ वो, लेकिन वो संसद के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं। संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। या कहें कि संसद के तीनों महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है ये। कोई विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में गया, फिर वो राज्यसभा से राष्ट्रपति में जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, कोई विधेयक जो है अधिनियम तभी बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है संसद के एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, अभिन्न अंग है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, और ना लेकिन ये सदन के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, उनका वेतन भत्ता कम नहीं किया जा सकता है उनके पदावधि के दौरान। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो, MC मेहता बनाम कमलनाथ के ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक अधिकार को मान्यता प्रदान की थी। तो देखो, SC मेहता बनाम कमलनाथ के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस सांविधिक अधिकार को मान्यता दी थी। तो जीवन के अधिकार के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसको जो है सांविधिक अधिकार का मान्यता प्रदान किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, एक व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। कथन ए कह रहा है। कारण आर कह रहा है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका, राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हमेशा ध्यान रखना, 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि एक ही व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका और कथन ए जो है आपका गलत हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान लाया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो पहला तो करेक्ट आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। कारण आर क्या कह रहा है, भाई देखो राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वैसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वैसे अगर हम बात करें संविधान के अनुसार तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। एक तो ये केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को बताता है कि भाई अगर मेरे राज्य की सरकार जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो आप हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। तो ये सारे काम काज बताता रहता है राष्ट्रपति को। तो हम इसको राज्यपाल को कह सकते हैं कि भाई ये केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। और दूसरा तो आप सब जानते हैं कि भाई राज्यपाल जो है राज्य में एक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका कारण आर सही है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख
हाँ, राज्य का तो एक संवैधानिक प्रमुख होता ही है राज्यपाल, और साथ में ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो कारण आर सही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, राज्य जैसे भारत में अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र का, अगर हम सरकार की प्रमुख की बात करते हैं तो सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अब भारत की अगर हम बात करें कि भारतीय राज्य का प्रमुख कौन होगा भाई? एक राष्ट्र का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल कार्य करता है, और ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में भी कार्य करता है। तो कारण आर सही है, कथन ए गलत है। ए गलत, आर सही। वैसे इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान तो देने की जरूरत नहीं थी। अगर आप लोग को इतना पता होता है कि ये गलत है तो करेक्ट, इस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी एग्जाम में मैं यही कहूँगी, अगर आपको समय बचाना है, वहाँ पे तो ज्ञानी बनना नहीं है, आपको समय बचाना है, तो आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा और देखा कि हाँ ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है, तो हमेशा स्टेटमेंट इस तरह से देगा कि आपका ये गलत है तो आर आपका सही ही होगा। तो ए गलत, आर सही। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जितना हो सके समय बचाओ, स्मार्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, चलो। राज्य दिया और राज्यसभा सीटों की संख्या दी हुई है। अब बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, कर्नाटक में यहाँ पे दिया है 19 राज्यसभा सीट। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 19 इसमें दिया है। नहीं, तो राज्यसभा में कर्नाटक को 12 सीट मिली हुई हैं। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निजता के अधिकार से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि निजता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। दूसरा कह रहा है के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि निजता का अधिकार संविधान के तहत एक मूल अधिकार है। बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, भारत में अगर हम निजता के अधिकार की बात करें तो हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत एक अधिकार के रूप में इसको भी शामिल किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही निजता का अधिकार आता है। अब बताना है कि अब आप लोग बताइए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, या हम ये कहें कि किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। चलो, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा बताओ कि के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि निजता का अधिकार जो है संविधान के तहत एक मूल अधिकार है। तो दोनों ये भी स्टेटमेंट सही है। इसी मामले में कहा गया था कि निजता का अधिकार जो है संविधान का एक मूल अधिकार है। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो गया, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका, अगला टेस्ट है 5वां। ठीक है, 5वां टेस्ट है अगला। अब इस टेस्ट पेपर में आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे। एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और इसके साथ करंट अफेयर तो मान लो हर टेस्ट पेपर में रहेगा ही। तो आप लोग एक बार एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लेना। मैं तो यही, अगर रिवीजन कहाँ से करें तो घटना चक्र से रिवाइज कर लेना, जो पूर्वावलोकन है। तो फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आपको आइडिया भी लग जाएगा। और अगर आपने नोट्स बनाए तो नोट्स से भी रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।